दोस्तों अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एनसीईआरटी की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है बुनियाद सीरीज। इस बुनियाद सीरीज में हम आपकी जो न्यू है, बेसिक्स हैं, उनको मजबूत करने का प्रयास करेंगे और प्रयास कर भी रहे हैं। पिछले लगभग 2-4-10 दिन से जो है हमारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर के 5th तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज 6वां चैप्टर हम आपके समझ ला रहे हैं। तो जिन्होंने जो है पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप पीछे के चैप्टर को जरूर समझिए, तो ही आपको अगला चैप्टर समझ में आएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो है दिक्कत हो किसी प्रकार की, आप इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुरुआत से ही पढ़ना है तो 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है कि टीम, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हमारे पास टीम का थोड़ा सा अभाव है, तो अकेले ही काम करना पड़ता है, तो वीडियोज़ आने में विलम्ब हो जाती है, क्योंकि स्वयं मुझे भी पढ़ना होता है। तो मैं अपने लिए भी समय निकालता हूँ और बीच बीच में आपके लिए भी समय निकाल करके फिर आपको जो समय दे रहा हूँ तो उस पर फिर कंटेंट पे भी मुझे फोकस करना होता है कि आपको कंटेंट जो है उम्दा मिलना चाहिए। उम्दा कंटेंट का मतलब है कि अच्छा कंटेंट हो जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, कि आपको पीवाईक्यूज भी और सिलेबस से हम लोग बंधे हों। ऐसा ना हो कि हम सिलेबस से इतर हट जाएं और पीवाईक्यू को ना देखें और कहीं से भी उठाकर कंटेंट पढ़ा दें आपको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें पीवाईक्यूज और सिलेबस मैंने जैसा कि पहले भी डिस्कशन किया था सिलेबस पर, और आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस को आप अपने दिमाग पर बसा के रखिए। आपको सिलेबस बिल्कुल रटा होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज जो है आपको हर लेसन पे जो भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इससे विगत वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर पूछे गए हैं तो कितने पूछे गए हैं, उसका पूछने की शैली कैसी रही। अगर ज़्यादा पूछे गए हैं तो उसको फिर स्टार रेटिंग देना है हमको कि कितने स्टार हम दें। ज़्यादा पूछे गए हैं तो स्टार रेटिंग बढ़ती चली जाएगी। अगर कम पूछे गए हैं तो स्टार रेटिंग कम के अनुसार आपको पढ़ाई में समय भी उसी हिसाब से देना है कि अगर वो कम इम्पोर्टेंट है तो आप समय कम दीजिए, टाइम कम दीजिए, और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं तो आप समय ज़्यादा दीजिए। तो ये आधार होना चाहिए पढ़ने का। ये नहीं कि कुछ भी आप कहीं से भी उठा के पढ़ रहे हैं और वो रिलेवेंट है नहीं है। तो इस सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कब आपके साल, 2 साल, 4 साल निकल जाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इस चीज़ पर ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने एक समय दिया है इस फील्ड में और काफ़ी समय खर्च किया है, तो मैं इस चीज़ को बड़ी भली बात समझता हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह समय दें। आप जो है 1-1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा समय मत दीजिए इस फील्ड को। इसके पहले ही आपका चयन हो जाना चाहिए। तो जो मैं दिशा आपको बता रहा हूँ, इस दिशा में आप अगर तैयारी करेंगे, पीवाईक्यू जो सिलेबस को घोंट लेंगे मेरी तरह, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा विश्वास मानिए, जो एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ मैं, इस पर लगभग आपका जो है 70 से 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो बचेगा, जैसे कि ज्योग्राफी की मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो आपको 6 से लेकर 12 तक की जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, 6 से लेकर जो भी एनसीईआरटी 12 तक की हैं ज्योग्राफी की, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर भी अगर कुछ जैसे 70%, 80% मैंने बताया, अगर 20% की खामी रह जाती है, कमी रह जाती है, तो उसकी पूर्ति भी मैं कर दूंगा। कैसे पूर्ति करूंगा कि अलग से मेरे पास जो है नोट्स जो बनाए, मैंने स्वयं के बनाए रखे हुए हैं, उनको मैं डिस्कस करके आपको समझा दूंगा। तो 20% की पूर्ति भी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से 70-80% भी अगर आपका कोर्स तैयार है तो फिर आपका सिलेक्शन होगा और रैंक भी आपकी बनेगी। तो इसलिए बिल्कुल भी भयभीत ना हो। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो उम्दा होगा, बेहतरीन होगा। सिलेबस और पीवाईक्यू के को ध्यान में रख करके ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पढ़ा दें। आज भी मैंने, देखिए, आप देखेंगे कि मैंने जो है सिलेबस, पीवाईक्यूज, देखिए मैंने प्रीलिम्स के 2022, मतलब बिल्कुल अपडेट 2022, 2013, फिर इसी तरह से 2017, 2020 में जो भी प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं,
वो मैंने लगाए। देखिए यहाँ पर मैंने फ़ोटो खींच करके यूपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए तो उनकी सारे मेरे पास पेपर्स रखे हैं, उनसे मैंने फ़ोटो खींच के यहाँ पर लगा दी है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें टाइप करना पड़ता है और टाइप करने में थोड़ा समय लगता है। तो कंटेंट को पीपीटी बनाना है, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे कंटेंट का थोड़ा सा बोझ भी बढ़ रहा है। कंटेंट का मतलब हमें कंटेंट ज़्यादा स्लाइड में डालना पड़ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा समय बचाने के लिए और स्लाइड को भी कम करने के लिए कि ज़्यादा स्लाइड है, ज़्यादा पीपीटी ना बने जिससे कोई प्रॉब्लम आए आप लोगों को। तो इन सब चीज़ों को हमें सामंजस्य बना के रखना है, इसलिए जो है हमने सीधे सीधे फ़ोटो खींच के डाल दी, क्योंकि आपको समझाना ही है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर जहाँ समझ में आया वहाँ पर हमने टाइप भी किया। जैसे मुख्य परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है, और जहाँ पर मैप लगाना वहाँ हमने मैप भी लगाया है, देखिए, है ना। तो आप इससे बिल्कुल ये ना सोचें कि नहीं यहाँ पर कंटेंट कैसा दिया जा रहा है। तो आप इसको किसी भी कोचिंग से आप तुलना कर लीजिएगा। अगर कंटेंट किसी से कमी अगर आपको लगे तब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस चीज़ को खुले मतलब पूरी तरह से मैं चुनौती देना चाहूँगा आपको कि आप, क्योंकि मैंने भी देख लिया है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मैंने भी देखे यूट्यूब पर, कहीं कोई इस तरह से उपलब्ध नहीं करा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब सीधे बात करते हैं, क्योंकि समय बताने में भी थोड़ा सा निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें आधार हैं या आपको बताना भी ज़रूरी है, इसलिए जो है बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम कंटेंट पे अपने फोकस करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है 6 चैप्टर है, इसमें दिया है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखिए जो पृथ्वी है, अभी मैंने जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भूमंडल, है ना, इसको स्थल मंडल भी कह देंगे। फिर इसके बाद जलमंडल, फिर वायुमंडल, फिर ऐसे ही जैवमंडल। यहाँ तीनों अवस्थाएं मिलती है, वहाँ जैवमंडल या जीवमंडल। तो इसी तरह से जो भूमंडल है, भूमंडल पर स्थल रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है आज। तो इस पर हम फोकस करते हैं कि स्थल रूप की उत्पत्ति जो होती है, देखिए पहले तो स्थल रूप की उत्पत्ति जो होती है वो फोर्स की वजह से होती है, बल के कारण होती है। बल, ठीक, बल दो तरह से लगते हैं। एक आपका जो है आंतरिक बल होता है, अंतर्जात बल जिसको बोलते हैं, अंतर्जात बल, और दूसरा क्या है, ये दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं बहिर्जात बल, बहिर्जात, ठीक। इसको बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स, इसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स मतलब बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स। ठीक, तो जो भी आपको स्थल रूपों में परिवर्तन आपको दिखेगा, मान लो ये आपकी चट्टान, ठीक है, ये मान लो पृथ्वी है, ये आपकी चट्टान है, इस पर जो है मान लो ये पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक, पर्वत के बाद पठार का निर्माण हुआ, ठीक है, मैदान का निर्माण हुआ इस तरह से, ठीक है, मग्न तट का निर्माण हुआ, ठीक है, महाद्वीपीय ढाल का निर्माण हुआ, महासागरीय नितल का निर्माण हुआ, ठीक है, कटक का निर्माण हुआ, ठीक है। इस तरह से जो है जो भी चीज़ों का निर्माण होगा तो उसका कारण क्या हो सकता है, बल, फोर्स, फोर्स काम होगा। फोर्स, फोर्स किस तरह से, दो तरह से होता है, ठीक है। एक आपका अंतर्जात बल होता है स्थल रूपों की उत्पत्ति के लिए, एक बहिर्जात बल होता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। फिर इसके नीचे आप आओगे तो फिर आपको बहिर्जात को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, पहले अंतर्जात समझ लेते हैं फिर बहिर्जात समझेंगे, ठीक है। मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, वहाँ पर आपको समझाना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर मैंने बल बताया, बल बता ही दिया, तो उसमें जो है बल को हमने दो भागों में बांटा, अंतर्जात, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमने बहिर्जात, क्योंकि स्लाइड कम पड़ जाती है, ठीक है, बहिर्जात, बहिर्जात, ठीक। बहिर्जात को हमने यहाँ पर अभी रोक रखा है, पहले हम अंतर्जात समझ लेते हैं फिर उसके बाद बहिर्जात को समझेंगे। फिर यहाँ पर हम अंतर्जात के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पटल विरूपण संचलन, पटल
विरूपण संचलन, ये सब के बारे में मैं अभी एनसीईआरटी में देखिए ये सब का उल्लेख है नहीं। अगर मैं ये सब चीज़ें बताने पर आ जाऊंगा तो हो सकता है कि आपकी क्लास बहुत लंबी पड़ जाए, तो मैं इसलिए बहुत ब्रीफ में आपको बता करके निकलने का प्रयास करूंगा कि आपको आगे चल करके आगे वाली कक्षाओं में भी ये सब चीज़ें आएंगी। जब आप 11th-12th की कक्षाओं पर पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर मैं बताऊंगा, अगर वहाँ पर किसी तरह की कमी रह जाती है तो मैं अपने नोट्स से भी आपको ये कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि आपको सिलेबस किसी तरह से कुछ तरह मतलब एनसीईआरटी अगर कंप्लीट कराई जा रही तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर कंप्लीट कराई जा रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम छोड़ करके आगे बढ़ गए। जब आप कंप्लीट पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आप मुझसे प्रश्न करिएगा कि आपको कोई चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आपने सिलेबस कंप्लीट कराया कि नहीं कराया। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको अगर इसके नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे तो वो अशोका आईएएस जो है टेलीग्राम चैनल मैंने एक बना रखा है, उस पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स डाउनलोड मिल जाएंगे, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जो दिक्कत है वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी, समय बचेगा आपका, रिवीजन उसी समय में आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए। पटल विरूपण संचलन हो गया। फिर आपका पटल एक तरफ क्या हुआ, जब हम सीधे आए इस पर क्या हुआ, बल, यहाँ पर ये बल है, ठीक है। बल के ही दो भाग हुए, अंतर्जात और बहिर्जात। जो आंतरिक मतलब पृथ्वी, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये भाग अंदर लगने वाला बल अंतर्जात हो गया। अब बाहर लग रहा है बल, उसको क्या कह दिया, बहिर्जात बल। फिर इसको भी हमने अंतर्जात बल को दो भागों में बांटा, पटल विरूपण संचलन, संचलन मतलब चलन। फिर उसके बाद जो है आकस्मिक संचलन, आकस्मिक मतलब यकायक कुछ हो जाए, ठीक है, संचलन दो हो गए, ठीक है। फिर इसको आकस्मिक संचलन को भी हम यहीं पर रोक देंगे, ठीक है, बाद में समझेंगे। फिर पटल विरूपण के ही कई भाग को हम पहले पढ़ेंगे। तो पटल विरूपण में ऊपरमुखी संचलन, ऊपरमुखी संचलन, ठीक है, और अधोमुखी संचलन, अधोमुखी संचलन, ठीक। फिर आपका जो है ऊपरमुखी में क्या क्रिया होती, उत्थान, उत्थान की क्रिया होती है और निर्गमन की क्रिया होती है। मतलब उत्थान का मतलब क्या होता है, मान लो कोई भाग है, महाद्वीप का कोई भाग है, यकायक वो क्या हो गया, उठ गया कहीं पर, तो क्या हो गया, उत्थान हो गया उसका, ठीक। इमरजेंस, जिसको निमज्जन को इमरजेंस बोलते हैं और उत्थान को अपलिफ्टमेंट बोलते हैं, अपलिफ्टमेंट, इसको अपलिफ्टमेंट बोलते हैं, इसको इमरजेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर अधोमुखी में हम क्या रखेंगे, अधोमुखी का मतलब नीचे धस जाए, जैसे अवतलन और निमज्जन, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, निमज्जन, जिसको सबमर्जेंस बोलते हैं, सबमर्जेंस, ठीक। तो यहीं पर क्या होगा कि मान लो कोई भाग है और नीचे धस जाता है तो क्या हो गया, अवतलन हो गया, नीचे। यहाँ पर क्या था, उत्थान था, ऊपर उड़ गया। इस तरह से है ये सब चीजें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है हम लोगों ने पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत हमने जो है, हाँ, यहाँ पर पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत हमने देखा महादेश जनक संचलन, इसको मैं, ये महादेश जनक संचलन के ही भाग हैं। यहाँ पर पटल विरूपण संचलन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दो चीजें, एक होगा महादेश जनक संचलन, महादेश जनक संचलन, उसी के दो भाग हैं, ऊपरमुखी और अधोमुखी, ठीक, ये दो भाग। और इसी का एक दूसरा भाग यहाँ पर बता देता हूँ, ये कैसे, इसको हम पर्वत निर्माणकारी संचलन बोलते हैं, पर्वत निर्माणकारी संचलन। जैसे पर्वत का निर्माण हुआ तो उसका पर्वत निर्माणकारी संचलन। इसमें भी हम पर्वत निर्माण में दो तरह से पर्वत निर्माण होता है, एक तो तनाव मूलक बल के कारण होता है, ठीक है, इसको टेंशन फोर्स के कारण बोलते हैं। स्लाइड थोड़ी सी रुक के काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कैसे, यहाँ पर एक तो तनाव मूलक बल के कारण होता है, ठीक, दूसरा क्या होगा, संपीड़न बल के कारण, संपीड़न बल के कारण, ठीक है, इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब तनाव मूलक बल के कारण, इसको मैं यहाँ पर
इरेज कर देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। इतना भाग मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। ये ठीक, पहले हमने उधर कहाँ है, तो पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद बताता हूँ। पहले आप बिल्कुल भी डरिए मत, बिल्कुल आराम से समझिए। पर्वत निर्माणकारी संचलन में हम क्या होंगे, दो भागों में, एक तो तनाव मूलक बल और संपीड़न बल। तनाव मूलक बल के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसमें आपका चटकन आ जाएगा, जैसे चटकन, फिर आपकी दरार, ठीक है, मतलब कि, और फिर आपका जो है भ्रंशन, ठीक। अरे ऐसे मतलब कोई भाग है पर्वत का या पठार का, मैदान का, तो उस पर क्या हो गया, चटकन मतलब चटक गया, दरार हो गया, थोड़ा सा सुदूर हो गया, भ्रंशन हो गया, आराम से मतलब थोड़ा सा चौड़ा भाग जो है नीचे धस गया, ये इस तरह से दरार ये हो गया। चटकन हल्का फुल्का जैसे हो गया, है ना। दरार उससे बड़ा थोड़ा सा होता है, और भ्रंशन का मतलब ये भाग जो है नीचे धस गया। तो ये जब इधर से बल लगेगा बाहर की तरफ, इधर से बल लगेगा, तो बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, धस जाएगा, तो उसको हम भ्रंशन कहेंगे, है ना। फिर हम संपीड़न बल, कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक चट्टान है, ठीक है, इस पर इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स 1 और फोर्स 2 दोनों लगा, तो ये भाग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इससे हो जाएगा, उठ जाएगा, तो वलन जैसी क्रिया हो जाएगी। तो इसी को हम दो भागों में बांट देते हैं, समवलन और वलन। इसी को हम दो भागों में बांटा, एक समवलन एक वलन, ठीक। तो पहले देखो हमने क्या समझा, बल, फोर्स, फोर्स में हमने क्या बोला, अंतर्जात बहिर्जात, ठीक। बहिर्जात को हमने यहीं छोड़ दिया, हम इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। फिर अंतर्जात के अंतर्गत हम दो भाग में इसको बांटे, पटल विरूपण संचलन, आकस्मिक संचलन, ठीक। फिर पटल आकस्मिक संचलन को भी यहीं पर हमने छोड़ दिया, ठीक है। हमने बल में दो भागों में बांटा, अंतर्जात बहिर्जात, बहिर्जात को यहीं छोड़ा, फिर अंतर्जात के हमने पार्ट शुरू किए। फिर अंतर्जात में जैसे ही हम अंदर गए तो पटल विरूपण और आकस्मिक संचलन, आकस्मिक संचलन को भी यहीं छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया यहीं, इसको यहीं छोड़ दिया। पटल विरूपण में हम पटल विरूपण के अंतर्गत गए तो हमने क्या इसको पढ़ा, दो भागों में बांटा, महादेशजनक संचलन, फिर पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशजनक संचलन में हमने क्या पढ़ा था, ऊपरमुखी और अधोमुखी। ऊपरमुखी के अंतर्गत हमने उत्थान और निर्गमन की क्रिया पढ़ी, ठीक है, उत्थान और निर्गमन की क्रिया पढ़ी, निर्गमन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका अधोमुखी संचलन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, अधोमुखी में दो चीजें पढ़ी हमने, अवतलन और निमज्जन। फिर हमने पर्वत निर्माणकारी, उसी के बगल में भाई पटल विरूपण में हमने महादेशजनक चुना, वही उसी के समानांतर पर्वत निर्माणकारी के अंतर्गत आ गए। फिर यहाँ पर तनाव मूलक संपीड़न, ठीक। तनाव मूलक में हमने क्या पढ़ा, चटकन, दरार, भ्रंशन। संपीड़न में हमने संवलन और वलन, दो चीजें पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज समाप्त हो गई। अब हम आते हैं बहिर्जात बल पर, बहिर्जात बल पे आते हैं, ये जहां हमने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आराम से आपको स्थल स्वरूप के बारे में बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, स्थल स्वरूप समझ में भी पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा संसाधन का अभाव है दोस्तों, इसलिए दिक्कत हो रही है, तो आप इस चीज़ से भयभीत मत होइए, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो बहुत जल्दी ही हम बहुत सारी दिक्कतों को जो है सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जैसे मैं इस पर पढ़ाता हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पेन टाइप पर। अब मैं तो सीख गया हूँ, लेकिन पेन टाइप जिस तरह से मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस तरह से पेन टाइप चल नहीं रहा होता है, तो थोड़ा सा जो है आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मैं जो है इसको समझा दूँगा, ठीक है। तो देखिए हमने बल को, फोर्स को हमने दो भागों में बांटा था, ठीक। दो भागों में हमने पढ़ा बल को, यहाँ पर अंतर्जात, ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ हमने लिखा था बहिर्जात, मतलब जो एक्सोजेनिक फोर्स, इसको बहिर्जात, ठीक, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बहिर्जात को हमने छोड़ दिया था, अब बहिर्जात को हम ले लेते हैं, ठीक, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, यही दिक्कत हो रही, देखो जो मैं लिखता हूँ वहाँ लाइन गायब हो जाती है, तो लिखने में बड़ी समस्या, इसलिए बहुत आराम से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो बहिर्जात के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, अनाच्छादन, डेनोडेशन, अनाच्छादन, हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, डेनोडेशन, ठीक। इसी के अंतर्गत हम आपको जो है देखने को मिलेगा अपक्षय
अपक्षय, अपर्दन और बृहद क्षरण। बृहद क्षरण वो एक ही चीज है। अपक्षय बृहद क्षरण लगभग थोड़ा बड़े मात्रा में हो जाए तो बृहद हो जाएगा और अपक्षय। तो अपक्षय का मतलब फिर देखिए, ठीक है। फिर हमने अपर्दन को भी, अपर्दन क्या होगा, जैसे कि कोई भाग, ये मान लो चट्टान के टुकड़े हैं, मान लो बड़ी चट्टान है, ये टूट गई, अलग अलग भागों में ऐसे ऐसे टूट के अलग हो गई, ये भाग टूट के अलग हो गया, ये भाग टूट के अलग हो गया। मान लो ये टूटा और छोटे छोटे भाग में ऐसे ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, अपक्षय हो गया इसका, ठीक है। फिर इसी अपक्षय को, अब मान लो कोई बड़ा भाग है, ये टूट कर अलग हो गया तो बृहद क्षरण हो गया इसको, मान लो। अब ये छोटे छोटे भाग हैं, टूट कर अलग हुए, अपक्षय हुआ, ठीक है। फिर अपर्दन के द्वारा, अपर्दन में क्या होता है आपका, अपर्दन में जैसे जल हो गया, प्रवाही जल हो गया, मान लो प्रवाही जल, ठीक, प्रवाही जल एक। फिर दूसरा तुम्हारा पवन मतलब हवा। तीसरा क्या है, हिमनद, हिमनद नदियां जो होती ग्लेशियर टाइप की पहाड़ पर्वतों पर। फिर उसके बाद सागरी तरंग, सागरी तरंग से क्या होता है, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको जो है जल, प्रवाही जल, ये प्रवाही जल, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है। फिर हिमनद जो होते हैं, मान लो पर्वतों पर, मान लो ये पर्वत है, ठीक है, पर्वतों पर जो है ये बर्फ लगी हुई है, ये पिघली हल्की सी, तो ये यहाँ से टुकड़े लेकर के नीचे आ जाएगी, तो इसका प्रवाह हुआ। फिर मतलब पवन के द्वारा हुआ, फिर हिमनद के द्वारा हुआ। ये हिमनद का मतलब जो हिमानी, मतलब पर्वतों पर जो जमी हुई बर्फ है, ठीक है। फिर सागरी तरंग, ये मान लो महासागर है, यहाँ पर सागरी, मान लो कोई क्षेत्र है, ये इसको सागरी तरंग तोड़ते हुए इसको ले जाके किनारे कर देगी। तो इस तरह से जो है ये सब होता है। तो अनच्छा, हमने बहिर्जात बल में क्या देखा, पहले हमने बल को दो भागों में बांटा, अंतर्जात बहिर्जात। अंतर्जात मैंने समझा दिया, तो बहिर्जात को यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया। बहिर्जात मतलब एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स को हमने एक भाग में बांटा, अनच्छादन। अनच्छादन के ही दो भाग, तीन भाग हुए, अपक्षय, अपर्दन और बृहद क्षरण, ठीक है। तो हमने अपक्षय को समझा दिया कैसे, कोई चट्टान है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जब ले जाएंगे तो उसको कौन वाहक के रूप में, कौन वाहन के रूप में इसको ले जाएंगे, मतलब वाहक के रूप में कौन सी चीजें इनको ले जाएंगी, इन टुकड़ों को। तो कैसे, प्रवाही जल ले जा सकता है, स्थायी जल तो ले नहीं जा सकता, वो तो वहीं पड़ा रहेगा। प्रवाही जल ले जाएगा, पवन ले जाएगी, हवा ले जाएगी, हिमनद ले जाएगा, सागरी जल ले जाएगा, सागरी तरंग ले जाएगी, ठीक, ये चार चीजें इनको ले जाएंगे। फिर जब एक स्थान पर इन्हीं टुकड़ों को फिर से इकट्ठा किया जाएगा, फिर चट्टान बन जाएगी, तो इसको जब इकट्ठा किया जाएगा तो इसको निक्षेपण बोलेंगे, निक्षेपण, निक्षेपण, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। वृहद क्षरण मैंने समझा दिया कि मान लो कोई क्षेत्र है ये, और यहाँ से कोई बड़ा भाग जो टूट करके नीचे गिर जाए तो वृहद क्षरण हो जाएगा। बात वही है, क्षय पक्ष, ठीक है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं स्थल रूपों पर जो आपको सागर, पर्वत, पठार, मैदान, ये जो दिखाई देते हैं ये कैसे होते हैं, इनको मैं एक बार इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो ये चीज आपको इन्हीं बल के कारण ही आपको स्थल स्वरूपों में, स्थल स्वरूप आपको दिखाई देते हैं, इन्हीं बल के कारण। कौन से बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। वो भी जो भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे मैदानों पर, पर्वतों पर, पठारों पर, जो भी चेंजेस आपको पर्वत, पठार, मैदान जो दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आंतरिक और बहिर्जात बल के कारण ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम आंतरिक प्रक्रिया के कारण, देखिए ये एनसीईआरटी की शब्दावली मैंने थोड़ा सा बाहर से जोड़ करके लिख दिया था कि दो प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया का मतलब अंतर्जात बल जो मैंने अभी बताया, और द्वितीय बाह्य प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया का मतलब बहिर्जात बल। बहिर्जात में मैंने बताया था आपको एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको।
तो मैंने बहिर्जात में आपको बता दिया था, अंतर्जात में भी बता दिया। तो बहिर्जात में वही अपक्षय, अपर्दन और वृहच्छरण। और इसमें आपका अंतर्जात में क्या होगा, पटल विरूपण संचलन, आकस्मिक संचलन। पटल विरूपण में भी आप अंदर जाओगे तो महादेशजनक संचलन, महादेशजनक संचलन के साथ साथ पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशजनक संचलन के अंतर्गत आपका ऊपरमुखी संचलन, अधोमुखी संचलन। फिर उसके ऊपरमुखी संचलन के अंतर्गत अंदर जाओगे तो उत्थान और निर्गमन की क्रिया आपको दिखाई देगी, और अधोमुखी संचलन के अंतर्गत अवतलन और निमज्जन की क्रिया दिखाई देगी। फिर उसके बगल में आप जब आओगे महादेशजनक संचलन के जस्ट बगल में, तो आपको पर्वत निर्माणकारी संचलन, जिसमें हम तनाव मूलक बल और संपीड़न बल को देखेंगे। तनाव मूलक बल के कारण क्या होगा, चट्टाने। तनाव मूलक बल के कारण क्या होगा, तनाव मूलक बल का मतलब टेंशन फोर्स। ऐसे ऐसे जैसे मान लो ये चट्टान है, इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो तनाव हो रहा है, तो इस पर क्या होगा, चटकन आ जाएगी चट्टान पे, दरार बन जाएगी। मान लो ये दरार बन गई, और एक आपका भ्रंशन की क्रिया होगी, फॉल्टिंग। तो मान लो बड़ा भाग, ये अगल बगल तनाव मूलक बल में दूर हो रहा है, यहाँ भ्रंश की तरह ये भाग धंस जाएगा, ये भ्रंश हो गया, भ्रंशन की क्रिया हो जाएगी। तो ये आपको समझ में। फिर आपका संपीड़न के कारण ये फोर्स जो है चट्टान पर, ये मान लो आपकी चट्टान है, इस पर फोर्स आपस में एक दूसरे के समानांतर, मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने लग रहा हो बल, तो ये भाग क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें अभी क्वेश्चन भी पूछे गए इससे, तो ये चीजें हैं, मैं इनको समझा दी हूँ। और एक चीज और आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि जो ये स्थल स्वरूप है इनका निर्माण कैसे होता है। मतलब निर्माण का मतलब जो चीजें हुई तो इससे कौन कौन से स्थल स्वरूप आपके दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देखते हो पढ़ते हो। तो मैं नई स्लाइड में ही आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको नई स्लाइड में ही बताता हूँ ये चीजें, तब समझ में ज्यादा आएंगी। देखिए मैं एक साथ ही सारी चीजें बताऊंगा आपको, जैसे कि ये पर्वत है, ठीक, फिर आपको ये पठार, फिर ये मैदान हो गया, फिर आपका ये तटीय मैदान हो गया, ठीक है, तटीय मैदान। तो ये आपका महाद्वीपीय ढाल हो गया, मतलब ये महाद्वीपीय मग्न तट, अभी मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। फिर महाद्वीपीय उभार, तो इसके बाद फिर आपका ये नीचे जो है नीतल, कटक, घाटी, और ये आपका जो क्षेत्र, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ दूसरे कौन से कलर से, तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, पर्वत, ये आपका पठार, पठार से छोटा मैदान, ठीक। मैदान से जैसे ही आप जो है नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको तटीय मैदान दिखेगा, ये तटीय मैदान, ठीक। तटीय मैदान से थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो ये आपका क्षेत्र, ये आपका तटीय मैदान हो गया। फिर आपका थोड़ा सा आगे बढ़ोगे जो महाद्वीपीय मग्न तट हो गया, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक, जो मतलब कि महासागर वाले जल से मग्न हो गया है, मतलब कि जल उसमें भर गया है, ठीक है। फिर आपका जो जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये आपका महाद्वीपीय, ये जो क्षेत्र है महाद्वीपीय ढाल होगा, महाद्वीपीय ढाल, ठीक। महाद्वीपीय ढाल से आगे बढ़ोगे तो ये आप हल्का सा उभार समझ में आ रहा है, जैसे आप यहाँ से चलते हुए मैदान से आओगे तो आपको हल्की ढलान दिखेगी, तो ये तटीय मैदान हो गया, तट हो गया। यहाँ पर आपको जल दिखाई देगा, ये जल हल्का फुल्का भरा हुआ है ज्यादा, क्योंकि मतलब पूरी तरह से गहराई नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तट जो है, यही तटीय भाग जो आगे तक है, इसका यहाँ पर कुछ भाग महासागर के जल से मग्न हो गया है, इसलिए इसको महाद्वीपीय मग्न तट बोल देते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको ढलान दिखाई देगा, और ढलान से महाद्वीपीय ढाल जिसको बोलते हैं। फिर थोड़ा सा हल्का सा उभार आया, ये देखो हल्का उभार आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय उभार बोलेंगे, महाद्वीपीय उभार,
ठीक। फिर आप जैसे नीचे आओगे तो ये आपको समतल जमीन दिखाई देगी, जैसे आपकी स्थल पर होती, तो इसको महासागरी नितल बोलते हैं, महासागरी नितल। ठीक है। अब जैसे आपको स्थल स्वरूप में पर्वत पठार दिखते हैं, वैसे आपको महासागर के अंतर्गत भी दिखाई देते हैं कुछ पर्वत पठार। तो इस तरह से जो उठे हुए भाग होंगे ये, ठीक है, ये जो तो भ्रंश तल के सहारे ये नीचे धंसा हुआ भाग हो गया घाटी। ठीक है, इसी को हम लोग भ्रंश घाटी, ये ऊपर भी आपको दिखाई देगी भ्रंश घाटी। और ऊपर अगल बगल के भाग क्या होंगे, कटक कहलाएंगे, इनको कटक बोलते हैं इनको, और इनको मान लो ये और ये मिलकर के कटक बने, महासागरी कटक बोलते हैं इनको, महासागरी कटक, महासागरी कटक। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए मैं इसकी एक परिभाषा है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आपको ये आपका दूसरा पेन ले लेता हूँ एक बार, ये इस चित्र को आप बना लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको आप एक खाली पेज पर बना करके समझिए, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्वयं से करिए ये काम, जो डायग्राम वाले काम होते हैं उनको स्वयं से करने का थोड़ा सा प्रयास करिए। बाकी मैं चैप्टर पर, स्लाइड पर, शॉर्ट नोट्स पर आपको लगा के वैसे भी दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये इनकी एक परिभाषा होती है हर एक की। जैसे आप स्थल स्वरूप में ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। स्थल स्वरूप पर जो भी चीजें आपको दिख रही, पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, उभार, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, महासागरीय नितल, महासागरीय कटक, भ्रंश घाटी। ठीक है, तो ये जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, तो ये किस कारण से दिख रही है, बल के कारण, फोर्स के कारण। फोर्स जो आंतरिक बल पर, आंतरिक स्थल पर लग रहा है अंतर्जात, तो उसको अंतर्जात बल बोलते हैं। बाहरी क्षेत्र पर लग रहा है तो उसको बहिर्जात बोलते हैं। इन दोनों के कारण आपको ये क्षेत्र दिखाई देंगे, तो इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं इनकी परिभाषा बता देता हूं कि कौन सा क्षेत्र कैसा। जैसे कि पर्वत में क्या होता है, जिसका आधार चौड़ा, आधार ये जो है चौड़ा होगा, शिखर थोड़ा सा नुकीला, ये इस तरह से है, शिखर नुकीला, और ढाल तीव्र, जिसका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र, शिखर नुकीला होगा, वो पर्वत कहलाएगा। फिर पर्वत से छोटा आपका पठार, पठार में आपका ऊपरी भाग सपाट, इसकी ऊंचाई क्या होगी, पर्वत से कम होगी पठार की, लेकिन क्या होगा, ये क्षेत्र आपका ऊपरी भाग कैसा होगा, सपाट होगा, और ढाल क्या होगी, मंद होगी, हल्की सी मंद होगी। इसकी तीव्र है ऐसे, इसकी आपकी ढाल मंद होगी, हल्की से देखने को मिल रहा होगा, छोटा छोटा ऐसे से, मतलब कहीं पर मंद। फिर पठार से नीचे आप आओगे तो आपको पठार से कम क्षेत्र आपको मैदानी, मतलब पठार से कम ऊंचाई मैदान की होगी, जो कहीं पर ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं पर सपाट समतल, कहीं पर समतल आपको मिलेगा, कहीं ऊबड़ खाबड़ मिलेगा। तो स्थल स्वरूप का सबसे नीचा भाग, स्थल स्वरूप का सबसे निचला भाग मैदान कहलाता है, जो कहीं समतल तो कहीं ऊबड़ खाबड़ होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे ही आप मैदान से आगे बढ़ेंगे तो आपको तटीय मैदान मिलेगा, जिसको हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे हो, अब ये समुद्र है, समुद्र मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे हो, उसे हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। फिर उसके आगे आप पढ़ोगे तो महाद्वीपीय मग्न तट, तो इसको कहेंगे तटीय मैदान का वह भाग, तटीय मैदान का वह भाग जो जलमग्न हो गया हो, ये जलमग्न हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट बोलेंगे। ठीक, जिसका ढाल मंद होता, समुद्र की गहराई भी यहाँ पर कम होती। इसकी ढाल देखिए थोड़ी सी मंद आपको देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पर आप पठार पर मंद ढाल दिख रही थी, जैसे मान लो ये पठार हमने बनाया है, कहीं पर ऐसे होगा, कहीं पर ऐसे होगा, कहीं पर ऐसे, तो इसमें मंद दिखाई देगा आपको। पर्वत पर क्या आपको दिख रहा है, तीव्र दिख रहा है। तो वैसे ही जो है पर्वत में क्या होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, पर्वत का आधार चौड़ा, शिखर नुकीला और ढाल तीव्र, जिसका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र तथा शिखर नुकीला है, उसे पर्वत कहेंगे। पर्वत से छोटा, पर्वत से ऊंचाई में छोटा, उसे हम पठार कहेंगे, जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा ढाल मंद होता, उसे हम पठार कहेंगे। पठार से छोटा भाग, पठार से छोटा जिसे हम मैदान कहेंगे, मैदान में पठार से छोटा होगा ये, पठार से इसकी ऊंचाई छोटी होगी, तो उसे हम मैदान कहेंगे, जो कहीं समतल तो कहीं ऊबड़ खाबड़, मतलब उस कहीं उच्चावच टाइप की स्थिति आपको मिलेगी, तो उसे हम मैदान कहेंगे। मैदान का वह भाग जो महासागर के या समुद्र के किनारे हो, उसे हम तटीय मैदान कहेंगे। तटीय मैदान का वह भाग जो महासागरीय जल का, ये समुद्र के जल से जलमग्न हो गया हो, उसे हम महाद्वीपीय मग्न तट कहेंगे। जलमग्न हो गया उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहेंगे।
फिर उसके आगे जैसे महाद्वीपीय मग्न तट से आगे बढ़ोगे तो महासागरी या महाद्वीपीय ढाल आपको दिखाई देगा। ये महाद्वीपीय ढाल, जिसे ढाल तीव्र होगा, इसका ढाल देख रहे हो तीव्र है, जैसे कि पर्वत में आपको दिख रहा था यहाँ, ऐसे इसका ढाल क्या होगा, तीव्र होगा और समुद्र की गहराई ज्यादा अधिक नहीं होगी, हल्की फुल्की अधिक ही मानो इसको, ठीक है, अधिक होगी। ठीक, फिर इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये हल्का सा उभार दिखाई देगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय उभार बोलेंगे। ठीक, फिर इसके आगे जैसे महाद्वीपीय ढाल तथा महासागरीय नितल को जोड़ता है, देखिए यहाँ महासागरीय नितल है और ये महासागरीय ढाल है, ये उभार वाला भाग जो है ये महासागरीय ढाल हो गया और ये महासागरीय नितल हो गया, इसके बीच का भाग ये हो गया, इसको कौन जोड़ रहा है, महासागरीय उभार जोड़ रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ। फिर इसके आगे महासागरीय नितल मिलेगा जो समुद्र तल का सबसे निचला भाग होता है। ठीक है, समुद्र का या महासागर का सबसे निचला भाग जिसे हम महासागरीय नितल बोलते हैं। फिर महासागरीय नितल में महासागरीय कटक का निर्माण होता है, जैसे कि आप स्थल स्वरूप में भी देखेंगे, जब आप महाद्वीप पर भी देखेंगे तो कहीं पर आपको पर्वत नजर आएगा, तो कहीं पठार नजर आएगा, कहीं पर मैदान, तो इसी तरह से आप महासागर के अंदर जाएंगे तो उसके अंतर्गत भी आपको कटक का निर्माण हुआ। कटक का निर्माण कैसे, कोई भी क्षेत्र हुआ उसका तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण, स्लाइड रुकिए 2 सेकंड वेट करिए, तनाव मूलक बल के कारण ये जो क्षेत्र तनाव मूलक फोर्स लग रहा है, मतलब टेंशन फोर्स लग रही है, तो अगल बगल का क्षेत्र क्या होगा, बाहर जाएगा और बीच वाला क्षेत्र धंस जाएगा, तो इसको भ्रंश घाटी, इस क्षेत्र को भ्रंश घाटी कहेंगे और अगल बगल के उभरे हुए भाग को कटक कहेंगे। ठीक है, इसे महासागरीय कटक कहेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, जिसका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र तथा शिखर नुकीला उसे पर्वत कहेंगे। पर्वत से छोटा पठार, जिसका ऊपरी भाग सपाट तथा ढाल मंद होती उसे हम पठार कहेंगे। पठार से छोटा, पठार से ऊंचाई में छोटा उसे हम मैदान कहेंगे, जो कहीं समतल तो कहीं उबड़ खाबड़ या उच्च उच्च वाली स्थिति में है। मैदान का वह भाग जो समुद्र के तट पर है उसे हम तटीय मैदान कहेंगे। तटीय मैदान का वह भाग जो जलमग्न हो गया, समुद्र के जल से जलमग्न हो गया, उसे महाद्वीपीय मग्न तट बोलेंगे। महाद्वीपीय मग्न तट के आगे आप जैसे ही जाओगे तो महाद्वीपीय ढाल मिलेगा, महाद्वीपीय ढाल के आगे आप जाओगे तो महासागरीय उभार मिलेगा, फिर उसके आगे आप जाओगे तो महासागरीय नितल मिलेगा, जो महासागर का सबसे निचला भाग होता है। तो महासागरीय नितल को महासागरीय ढाल से कौन जोड़ रहा है, महाद्वीपीय उभार जोड़ रहा है। फिर महासागरीय नितल के आप आगे जाओगे तो भ्रंश तल के सहारे तनाव मूलक बल के कारण बीच का भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊपर उठे होते हैं, तो अगल बगल उठे हुए भाग को हम महासागरीय कटक कहते हैं और बीच के धंसे हुए भाग को हम भ्रंश घाटी का नाम देते हैं। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये स्थल स्वरूप पर ये आपको घटनाएं देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब इनके उदाहरण आप थोड़ा सा ढूंढ करके याद कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया, संभवता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चीजें समझा दी थी, फिर आपको ये चीजें समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार। यहाँ पर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये अपर्दन मैंने समझा ही दिया था वहां पे, निक्षेपण भी मैंने समझा दिया था। फिर से एक बार समझा देता हूँ कि मान लो चट्टान अपर्दन, मान लो चट्टानों का, पहले अपक्षय समझाता हूँ। अपक्षय मैंने किस में समझाया था, अपक्षय बहिर्जात में। बहिर्जात बल के अंतर्गत हमने पढ़ा था, बहिर्जात बल हमने पढ़ा, और बहिर्जात बल के अंतर्गत जैसे आप अनच्छादन की क्रिया पढ़ोगे, इसके अंतर्गत अनच्छादन के अंतर्गत हमने अपक्षय, अपर्दन और बृहत्सरण पढ़ा था। तो अपक्षय के बाद अपर्दन और बृहत्सरण। तो अपक्षय में क्या होगा, मान लो चट्टानों के टुकड़े हैं, ये चट्टान है बड़ी, मान लो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, टूट करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान इनको वाहक के रूप में जब जल, प्रवाही जल, पवन, हिमनद और समुद्री तरंगे जब एक स्थान से दूसरे स्थान इन चट्टानों के टुकड़ों को या वस्तुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो उन्हें हम अपर्दन की क्रिया के द्वारा रखते हैं। जब यही चट्टानों के टुकड़ों को एक स्थान पर ला करके कौन, प्रवाही जल, हिमनद, पवन और तरंगे एक स्थान पर इकट्ठा कर देती है, तो इसको हम निक्षेपण बोलेंगे। तो ये 2 शब्दावलियां मैंने समझाने का प्रयास करें। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है, ये तो मैंने बता ही दिया था। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी
विभिन्न विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है। ये भी मैंने समझा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी चीजें आएंगी, तो मैंने एक जगह आपको समझाने का प्रयास किया कि आपको दिक्कत किसी तरह से ना हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप परेशान मत होइए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी तो ये एनसीईआरटी, तब मैं आपको इतना जो है कंटेंट दे रहा हूँ, इतनी सारी चीजें जो मैं नोट्स पर नोट किया हूँ वो सब मिला करके दे रहा हूँ कि आपको सब चीजें मिल जाए, क्योंकि आप बच्चे नहीं रह गए हो, अब आपको सारी चीजें ही उपलब्ध होनी चाहिए जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी जब मैं नोट्स पढ़ाऊंगा तब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला लीजिएगा, आपका नोट्स जो है बहुत ही बेहतरीन होगा और यूपीएससी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो मुझसे अच्छा भी पढ़ाया जाता होगा, वो पढ़ाते ही हैं, लेकिन ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी क्लास सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। आप खुद इसको जो है देख करके ही समझ जाएंगे। तो मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, स्वयं की प्रशंसा करना भी उचित नहीं है। आप मूल्यांकन, मेरा तो मूल्यांकन आप ही कर सकते हैं, तो आप मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि मैंने भी कई सारे यूट्यूब चैनल में देखा कि क्या चीज़ ऐसी है जो उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखा कि पीवाईक्यूज को नहीं समझाते एनसीईआरटी के अंतर्गत, तो मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के अंतर्गत पीवाईक्यूज भी लगा रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कितना महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निक्षेपण ये सारी चीज़ें पढ़ाई। मैं जो है थोड़ा सा आपको जो शब्दावलियाँ हैं इनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, पर्वत मैंने बता ही दिया था, आपने देखा है। देखिए पर्वत, पठार देखो समतल, इसका ऊपरी भाग क्या है, सपाट है, और ढाल कैसी, देखो ये मंद ढाल। ठीक, यहाँ पर देखो ढाल कैसी, तीव्र ढाल। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये आपकी घाटी। घाटी देखो क्या होती है, घाटी और दर्रा, दो चीजों में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए, दर्रा और घाटी, दो चीजें। देखिए नई स्लाइड में आपको समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ, नई स्लाइड में ज्यादा उचित ढंग से समझ में आता है। अब देखिए घाटी, ये घाटी है, इसको हम वैली बोलते हैं। फिर आपका दर्रा है। घाटी में क्या है, घाटी आपकी क्या, जैसे कि दो पर्वतों के बीच का भाग, मान लो ये दो पर्वत, ये बीच का भाग, तो इसको हम घाटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैदानी भाग होता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती हो जाती है, गांव बस जाते हैं, शहर तो नहीं कह सकते, गांव बस जाते हैं, ठीक मतलब स्थान होता है, यहाँ पर रह सकते हो, जो है आप इसको देख सकते हो। फिर इसी तरह से दर्रा क्या होता है कि मान लो ये पर्वत है और बीच का थोड़ा सा भाग जो है कट के अलग हो गया, ये दोनों के बीच में अलगाव हो गया, तो ये क्षेत्र जो है आने जाने का रास्ता, पास होता है, जिसको हम दर्रे को पास बोलते हैं, पास। तो ये रास्ता होता है, तो इसलिए इसको दर्रा बोल देते हैं। और ये थोड़ा सा चौड़ा, दर्रे की अपेक्षा क्या होता है, हल्का सा ये थोड़ा सा चौड़ा होता है भाग दर्रे की अपेक्षा। तो यहाँ पर लोग बस सकते हैं, गांव टाइप का बसा होता है, मैदान टाइप का क्षेत्र होता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती भी कर सकते हैं आप। तो जैसे कश्मीर घाटी का उदाहरण देख लो, कश्मीर घाटी है ना, तो ये आपका उदाहरण अच्छा हो गया। दर्रे में आप नाथुला दर्रा, आप इनको सबको मैप में देखिएगा दोस्तों, नाथुला का, रोहतांग दर्रा, ये सब उदाहरण है। ठीक, तो आप इससे समझ सकते हो कि दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, घाटी और दर्रे में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, तो मैं आपको कमेंट में ही बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने चीजें समझाई हैं, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पर्वत, पठार, मैदान भी आपको बता दिया था कि पठार से छोटा पर्वत सबसे ऊंचा, फिर उससे कम ऊंचाई का क्षेत्र पठार हो गया, फिर उससे कम ऊंचाई का क्षेत्र मैदान हो गया, जो कहीं समतल तो कहीं उबड़ खाबड़, आपको ये मैदानी क्षेत्र थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने घाटी भी समझा दिया। और माउंटेन, पर्वत श्रृंखला, जब पर्वत श्रृंखला का मतलब बड़े बड़े पर्वत जो है, कई 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र, कई 200-300 मीटर, 500-600 मीटर तक की रेंज में फैले होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो वो उसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, चैन बनी होती है, सीरीज बनी होती है। ठीक है, फिर पहाड़,
पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, पर्वत से छोटा होता है, जिस पहाड़ी 600 मीटर के आसपास के क्षेत्र को पहाड़ी बोल देते हैं। छोटे छोटे पहाड़ नहीं देखते आप, जैसे एमपी में घूमने जाओगे या कहीं पर घूमने जाओगे तो छोटे छोटे पहाड़ मिलते, तो उनको पहाड़, उनको पर्वत नहीं बोलते, कहते पहाड़ है। ठीक है। फिर आपका ये मैदान, ये देखिए मैदान वाला भाग आपको देखने को मिल गया। यहाँ पर गलत बता दिया था, समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर मैंने मैदान बताया। ठीक है। फिर ये सहायक नदियां, ये शब्दावली यहीं पर मैं समझा दूं। सहायक नदियां कैसी, जैसे एक मुख्य नदी आ रही है, उसके बगल में एक सहायक नदी उसकी हो गई, तो उसको हम सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है। ये मुख्य नदी आती और उसके बगल में आपकी सहायक नदी आके मिल जाती है, तो उसे हम जो है क्या बोलेंगे, आपका जो है सहायक नदी बोलेंगे। फिर ऐसे ही जो है डेल्टा, वितरिका, नदी मुहाना। पहले तो झील समझ लेते हैं। झील, झील क्या होती है, जो चारों ओर जो है स्थल खंड से ढकी होती है और बीच का भाग जो है जल से भरा होता है, और जल क्या होता है, स्थायी जल होता है। ठीक है। तो इसको हम झील बोलते हैं। ठीक। नदी आपको समझाई दी है, नदी किसी पहाड़ पर्वत से निकलते हुए सीधे आती, तो ये मुख्य नदी हो गई। इसके बीच में अगर कि कोई सहायक नदी मिल गई या इससे निकल के बाहर जा रही है, तो उसको हम इसकी सहायक नदी बोल देते हैं। ठीक। फिर ऐसे वितरिका, जब नदी समुद्र में आकर के या महासागर में आकर गिरती है, ये खाड़ी में आकर गिरती है, तो वो कई भागों में वितरित हो जाती है। जैसे ये भाग हो गया, ये तो ये वितरिका बोल देते हैं इसको। और ये नदी का क्या हो गया, मुहाना हो गया। ये वाला जो क्षेत्र, जैसे नदी आकर के यहाँ पर मिलेगी तो ये नदी का मुहाना हो गया। और ये जो छोटे छोटे खंड इससे अलग हुए, बीच में पानी भरा तो वितरिका हो गई, ये वितरिका हो गई। तो बीच में जो खंड है ये जल के, इसको हम डेल्टा बोल देते हैं। ठीक है। प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, जो तीन ओर से जल से घिरा हो, एक ओर, दो ओर, तीन ओर, एक ओर उसका जो है स्थल खंड से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब इस स्थल संधि मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब दो बड़े खंड को आपस में कोई छोटा खंड जोड़ रहा हो तो उसको स्थल खंड बोल देते हैं। इसमें पाक जल संधि का उदाहरण हमने देखा था, है ना। और जल संधि क्या होती है, जब हम दो बड़े जलाशय को एक छोटे सी जल या जल की कोई जल राशि आपस में जोड़ रही होती है, तो हम उसे जल संधि बोलते हैं। ठीक है। द्वीप को मैंने देखा था कि जो चारों ओर, जैसे ऑस्ट्रेलिया का हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो है, लेकिन इसको द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि ये द्वीप जैसी संरचना भी लिए हुए, क्योंकि देखिए चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसको हम द्वीप बोलते हैं। द्वीप किसे बोलते हैं, प्रायद्वीप क्या हो गया, तीन ओर से जल से घिरा, लेकिन एक ओर उसका स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम द्वीप बोलते हैं जो चारों ओर जल से घिरा हो। ठीक। समुद्र आप जानेंगे, तट किसे बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे स्थल खंड हो, उससे जो है उसको हम तट बोलते हैं। तो यहाँ पर सारी शब्दावली मैंने समझा दी। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तो हम उस पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। वहां मैंने पाक जल संधि बोला था, जल संधि है, पाक जल संधि, स्थल संधि नहीं, पाक जल संधि। ठीक है। आप एक बार देखिएगा, कंफर्म करिएगा, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा उसको। ठीक है। नहीं तो मैं ही 2 मिनट रुकिए, मैं ही देख कर भी बताता हूँ, इसको कंफर्म हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हाँ, जल संधि है, पाक जल संधि। जैसे कि ये मान लो ये श्रीलंका वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, तो दो जल राशियों को आपस में जोड़ रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर पाक जल संधि आपको मिलेगा। तो ये नहीं, ठीक है, कंफर्म हो गया। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं आई है। फिर आपको पर्वत, हिमानी, ये तो दरअसल पर्वत जो होते हैं उन्हीं को समझाने का प्रयास किया है कि पर्वत मैंने आपको बता ही दिया था। हिमानी क्या होती है, जैसे पर्वतों पर जो ऊंचे, जैसे आप, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता, ऊंचाई का, हाइट का टेम्परेचर से डायरेक्ट संबंध होता है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ेगी आपकी, जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। उल्टा संबंध क्या, मतलब एक तरह से उल्टा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर का हाइट से इनवर्स रिलेशन होता है। ये इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये टेम्परेचर का
हाइट से इन्वर्स, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो टेम्परेचर में आप बढ़ोगे तो आप जैसे जैसे बहुत ऊपर चले जाओगे तो बर्फ की चादरें आपको, जैसे हिमालय पर्वत पर ऊपर जाओगे तो आपको बर्फ की चादरें मिलेंगी, उसे हम हिमानी बोल देते हैं, हिमानी। ठीक है, हिमनद हो गया, वहाँ पर नदी धीरे धीरे जैसे ग्लेशियर पिघलता है तो नदियाँ भी बह करके आती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने हिमानी भी समझा दी। पर्वत एक रेखा के क्रम में ही व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला भी मैंने समझाया कि मान लो ये पर्वत है और कई सारे रेंजेस में बटा हुआ है, इसी ये पर्वत, 2 पर्वत, 3 पर्वत, 4 पर्वत, इस तरह से कई सारे पर्वत है। तो ये एक सीरीज है पर्वत की, इसे हम श्रृंखला बोलते हैं। हिमालय में भी आप देख सकते हैं इसको, जिसमें हमने उदाहरण भी दिया, हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत। ठीक है, हिमालय आपको एशिया में, भारत वाले क्षेत्र के ऊपर वाले क्षेत्रों में दिख जाएगा। फिर आपका आल्पस यूरोप में भी दिख जाएगा। यूरोप का मान लीजिए भाग है, ये एशिया हो गया। तो यहाँ पर तो आपको यूराल मिलेगा रसिया के पास, जो यूराल पर्वत किसको, एशिया यूरोप को अलग करता है। यहाँ पर आपको आल्पस पर्वत दिखाई देगा। फिर दक्षिण अमेरिका का पर्वत, दक्षिण अमेरिका में जाओगे तो आपको वहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। यहाँ पर नहीं लिखा होगा दक्षिण पर्वत। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखिए पर्वत के 3 प्रकार होते हैं, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। वलित पर्वत, वलित पर्वत कैसे, जैसे ये वलित पर्वत कैसे बनेंगे, ये संपीड़न बल, अभी मैंने बताया ना अंतर्गत बल के अंतर्गत मैंने कई सारी चीजें बताई थी, तो उसमें जो है संपीड़न बल भी बताया था। संपीड़न बल का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ से फोर्स आमने सामने की ओर लग रहा है, एक फोर्स 1 और ये फोर्स 2। तो ये क्या होगा, ये स्थलखंड, मान लो स्थलखंड है, दोनों तरफ से फोर्स पड़ा तो ये 2 भाग ऐसे उभर करके ऊपर आ जाएगा। तो ये वलित, जो भी इससे निर्मित जो भी पर्वत होंगे उससे हम वलित पर्वत बोलेंगे। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, भ्रंशोत पर्वत। भ्रंश से उत्पत्ति होती है, मतलब भ्रंश से, भ्रंश तल के सहारे जो है, जो उठे हुए भाग होते हैं उनको भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं, जिनको हम ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, भ्रंशोत पर्वत, ब्लॉक पर्वत। फिर इसी तरह से एक जो है हॉस्ट पर्वत होता है, हॉस्ट, तो इसको हम समझा रहे हैं। पहले तो मैं इसको समझाने, देखिए वलित तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भ्रंशोत पर्वत को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जब आप जाएंगे तो ये चीज़ें सब आपको एक जैसी दिखाई देंगी। जैसे कि मान लो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये भाग है, ये ठीक। अब क्या होगा कि मान लो ये यहाँ पर समतल रहा है ये, ठीक है, ये समतल भाग रहा है, ये भाग और ये भाग नीचे की ओर क्या हो गए, धंस गए, और ये भाग आपका उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसको मिटा देता हूँ, ये भाग जो है ये ऐसे करके धंस गया, तो ये भाग भी ऐसे करके धंस गया, और ये भाग ऐसे बीच वाला ऐसे ही रहा। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक पर्वत, जिसको हम भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक। इसी तरह की संरचना आप जब देखोगे तो आपको हॉस्ट पर्वत में भी दिखाई देगी ऐसे ही। ठीक, अब क्या होगा कि ये स्थिति जो है दोनों पर ये यथावत रहेगी, बीच वाला भाग ऊपर उठ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हॉस्ट पर्वत, हॉस्ट पर्वत, HORST, हॉस्ट पर्वत। ठीक है, दोनों की संरचना एक जैसी दिखेगी, लेकिन निर्माणकारी संरचना जब निर्माण हो रहा होगा तो निर्माण के क्रम में ये अलग अलग तरह से निर्मित हुए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि अगल बगल के भाग क्या हो, यथावत रहे, बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, तो हॉस्ट पर्वत का निर्माण हो गया। फिर और अगल बगल के भाग क्या हो गए, धंस गए, नीचे चले गए, और बीच वाला भाग उड़ गया, तो इसको हम ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। तो ये निर्माण के क्रम में इनका विकास हुआ। बाकी अगर आप देखोगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे, क्योंकि हॉस्ट पर्वत भी एक जैसा, ब्लॉक भी है, लेकिन अंतर क्या है, निर्माण के क्रम में अंतर है कि निर्माण कैसे हुआ। फिर यहीं पर मैं थोड़ी सी घाटी भी आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं ज्वालामुखी पर्वत पर आता हूँ। पहले घाटी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि घाटी पर भी लोग थोड़ा सा कम समझ पाते हैं। एक रैंप घाटी होती है, यार, एक रैंप घाटी होती है, एक आपकी
रिफ्ट घाटी होती है। ये भी एक जैसी संरचना होती है, इसलिए जो है अब क्या होगा कि अगल बगल के भाग क्या है, अगल बगल के भाग बराबर है। तो मान लो एक समय ऐसे रहा होगा ये ठीक है, ये बीच वाला भाग क्या हो गया, धंस गया, नीचे आ गया, ये ऐसे ये नीचे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर खाली हो गया, तो ये क्या हो गया, अगल बगल का क्षेत्र यथावत रहा, बीच वाला भाग क्या हो गया, धंस गया। तो आपको क्या लगा कि ये क्या बन गया, घाटी बन गई। तो इसको हम भ्रंश घाटी बोलेंगे, जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, भ्रंश घाटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने चित्र बनाया तो क्या हो गया। अब क्या होगा, रैंप घाटी कैसे बनेगी कि अगल बगल के क्षेत्र, बीच वाला भाग ये कभी ऐसे रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो बीच वाला भाग क्या हो गया, यथावत रहा, अगल बगल भाग क्या हो गया, ऊपर उठ गए, तो क्या होगा, ये रैंप घाटी बन जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रैंप घाटी, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो भ्रंश घाटी क्या कहेंगे, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच, दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है। दो भ्रंश रेखाओं के, ये रेखा देखो, दो भ्रंश रेखाओं की, ये दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग नीचे धंस जाता था, अगल बगल के भाग यथावत रहे, तो ऐसी संरचना को हम भ्रंश घाटी की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही रैंप घाटी किसे कहेंगे, अगल बगल की स्थिति, बीच की स्थिति यथावत रहे तथा अगल बगल की स्थिति जो है ऊपर उड़ जाए, तो उसे हम रैंप घाटी की संज्ञा देंगे। ऐसे ही पर्वतों पर भी मैंने अभी बताया, भैंसोद पर्वत क्या होगा उसमें कि अगल बगल का भाग नीचे धंस जाए, ये मान लो ये भाग नीचे धंस जाए और ये जो है ऊपर उठा रहा है, ये यथावत रहा है, अगल बगल का भाग नीचे धंस जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम ब्लॉक पर्वत बोलेंगे, ठीक, अभी बताया मैंने। फिर क्या होगा कि बीच का भाग ऊपर उड़ जाए, अगल बगल के भाग यथावत रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्ट पर्वत बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी क्रिया जब होती है, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो क्या होगा, विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो बहुत तीव्र गति से विस्फोट होता है, तो उस पर जो है पर्वत जैसी संरचना बन जाती है, तो उसको हम ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा देते हैं। जैसे मान लो ये क्षेत्र है, मान लो ये मैदानी भाग है, ठीक है, मान लो कोई क्षेत्र पठार पर्वत है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये मैग्मा की उत्पत्ति हुई, और मैग्मा जो है बाहर निकलते निकलते यहाँ पर इसको मेंटल प्लूम होते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा, मेंटल प्लूम के सहारे ऊपर आया और विस्फोट हुआ। जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, ऐसी संरचना बनेगी, ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे, तो ये जो यहाँ पर क्या होगा, ये विस्फोट होगा, तो इससे लावा मैग्मा वगैरह गैस वगैरह निकलेगी, तो इससे जो निर्माण होगा, तो उससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए उदाहरण भी दिए हैं कि हिमालय और आल्पस वलित पर्वत के उदाहरण, अभी मैंने वलित पर्वत में संपीड़न बल के कारण ऐसे दोनों ओर से लग रहा है, तो ये वलन की क्रिया हो गई है, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है, हिमालय और आल्प्स, आप आल्पस यूरोप में आप देख सकते हैं। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, ये भी इसका वलित पर्वत की ही श्रृंखला, आपको राजस्थान के आसपास देखोगे तो अरावली जो दिल्ली तक आई है, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगी। फिर आप नीचे जाओगे, देखो क्षेत्र ये, अभी नीचे आपको समझा देता हूँ, तो इसके बाद इसको चित्र को दिखाऊंगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका के अपलीसियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ये भी वलित पर्वत के उदाहरण कौन, अपलेशियन और यूराल पर्वत में गोलाकार, यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, भ्रंशोद पर्वत, वही मैंने ब्लॉक पर्वत आपको बताया ही था, हॉस्ट भी बताया, हॉस्ट पर्वत भी बताया, द्रोणी भ्रंश। अब वही देखो, जब जैसे जैसे ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत में क्या होगा, उठा हुआ भाग, मैंने बताया ये उठा हुआ भाग है, कैसे होगा, अगल बगल के भाग
अगल बगल के भाग नीचे धंस गए, बीच का भाग उठ गया, तो इसको हम ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। ठीक है, और हौष्ट पर्वत का बोलेंगे कि बीच का भाग उड़ जाए, बीच का भाग उड़ जाए और अगल बगल के भाग यथावत रहे। तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा, इसको हम ग्रेवेन की संज्ञा देंगे। तो इसको हम यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत, इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। तो ज्वालामुखी पर्वत में ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। इसमें आप अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो। ये पहले तो आप ये देख लीजिए, ये देखिए, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण आप देख सकते हो। ये देखो, ये ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है। तो आपको ये कैसे दिखेगा, ये भ्रंश तल के सहारे नीचे चली गई, तो इसको हम भ्रंश घाटी बोलेंगे। ये ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है। तो अगल बगल जब देखोगे तो यथावत स्थिति रहे, अगल बगल की भाग नीचे चला गया, मान लीजिए ये भाग और ये भाग नीचे चला गया, ये उठ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। ये ब्लॉक पर्वत हो गया। ठीक है, एक ही स्थिति दिख सकती है, ब्लॉक पर्वत हो गया। ठीक है, और अगल बगल स्थिति क्या हो, यथावत रहे ये, और बीच वाला भाग ऊपर उठता चला जाता है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ नीचे जा रहा है तो ब्लॉक पर्वत, यहाँ अगल बगल ये सब ना हो, कुछ ना हो, ये दिखाई ना दे, इसको मैं ये ना दिखाई देगी। ठीक है, और ये बीच वाला भाग उठता चला जाता है, इसको हम हौष्ट पर्वत बोल देंगे। ठीक है, संरचना की दृष्टि से देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन संरचना की दृष्टि से अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है, देखो ये बोलते हैं। ठीक है, हौष्ट पर्वत, ये बीच वाला भाग क्या हो गया, उड़ गया, ये वाला भाग ऐसे ही रहा। ठीक है, तो ये वाले भाग को क्या बोलेंगे, ग्रेवेन बोलेंगे। और रिफ्ट वैली कब होगी, जब भ्रंश तल के सहारे, भ्रंश रेखाओं के नीचे जो है भाग क्या होगा, बीच वाला भाग धंस जाए, अगल बगल भाग उठे रहे, तो इसको रिफ्ट वैली बोल देते हैं। ये भी आपने देख लिया। ज्वालामुखी पर्वत ये देख लो, इस तरह से जैसे मैंने बताया ना, मैग्मा जब बाहर निकलेगा लावा के रूप में, ये संरचना बनेगी। वलित पर्वत में आप वलित पर्वत देखो, फोल्डेड, जब अगल इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो ये करके चल रहा है, ये आपका वलन की क्रिया होगी, और वलित वलन होगा तो वलित पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, हिमालय में आप देख सकते हो नीचे धसे। अब इसी वलन में जो नीचे वाला भाग है, इसको अवनति, और जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये, इसको हम अवनति की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आप खुद भी देखिएगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मैप बगल में रख के पॉज करके आप देखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं यहाँ पर रॉकी माउंटेन यहाँ पर दिखा। अभी मैंने दक्षिण अमेरिका में ये क्षेत्र आपका इंडीज में, ये क्षेत्र ये देखिए इंडीज पर्वत दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका आल्प्स पर्वत ये देखो दिख रहा है, ये एशिया, और यहाँ पर आपको यूराल पर्वत दिखेगा ये। ठीक है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो भी आपको दिखेगा, यहीं पर सर्च करोगे माउंट किलिमंजारो भी दिखेगा, यहीं पर देखिएगा, कहीं दिखे तो मुझे बताना करिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपलेशियन भी दिखेगा ये। तो ये सब उदाहरण है, मैंने मैप भी लगा करके आपको समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर हल्का सा धुंधला दिखाई देगा, आप इसको जो है अपने एटलस पर खोजिएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये क्लासें मैं जो बता रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, तो बड़ी मेहनत करके बनाया जा रहा है। तो आप लोग इसको देखिए और PYQ को ध्यान में रखिए, सिलेबस को बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए, तब जाकर के एग्जाम निकलेगा। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इनके उदाहरण को थोड़ा सा आप जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इनके जो कुछ उदाहरण हैं उनको आप, जैसे कि मान लो पर्वत, मान लो वलित पर्वत कौन सा है ना, इसे आप जो है इंडिया में आओगे तो आपको हिमालय, अरावली, ये सब पर्वत मिलेंगे। तो इनमें आप कौन सा पर्वत किस टाइप का है। फिर यहाँ पर आपने यूरोप में वॉसजेस देखा था। ठीक है, वॉसजेस पर्वत देखा था, वॉसजेस पर्वत देखा था। राइन घाटी देखी थी जर्मनी की। वो सब चीज़ों के उदाहरण, तो ये उदाहरण से ही प्रश्न बन जाते हैं। उदाहरण, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, लेकिन उदाहरणों को मत भूलिए। यूपीएससी में कॉन्सेप्ट का महत्व है, लेकिन आप उदाहरण जितना है, क्योंकि मैंने देखा कि कितना भी आप कॉन्सेप्ट रट लो, जब तक आप उनके फैक्ट कुछ नहीं रटोगे तब तक क्वेश्चन आपसे हल नहीं होंगे। चाहे देखिएगा, आप आगे चल के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप देखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप पठार को भी मैंने बता दिया था, आपको पठार बता ही दिया, तो यहाँ पर चित्र मैंने लगा दिया है जिससे आपको पठार समझ में आए। ये देखिए,
देखिए मैंने बताया था ना कि पर्वत जिसका आधार चौड़ा, ये आधार चौड़ा, ढाल तीव्र, शिखर नुकीला होता है। फिर उससे छोटा, पर्वत से छोटा, ऊंचाई में पर्वत से छोटा, जिसे हम पठार बोलते हैं, जिसका ऊपरी भाग सपाट और ढाल कैसा मंद होता है, हल्का फुल्का आप देखोगे तो मंद हल्का हल्का दिखाई देगा, ठीक है। अगर ढाल उसका जो है थोड़ा सा मंद होता है, तो ये पठार का चित्र। फिर उसके बाद आप मैदान में जैसे आप नीचे खिसकते आओगे तो मैदान भी आपको मिल जाएंगे। तो पठार से छोटा मैदान जो कहीं समतल तो कहीं उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, उच्च अवच वाली स्थिति में होगा। फिर जैसे ही आप तटीय मैदान में जाओगे, मैदान का वह भाग जो समुद्र तट के किनारे हो उसे हम तटीय मैदान बोलते हैं। तटीय मैदान का वह भाग जो जलमग्न हो गया उसे हम महाद्वीपीय मग्न तट बोलेंगे। फिर महाद्वीपीय मग्न तट कि आगे जैसे ही आप समुद्र तल में जाओगे तो महाद्वीपी ढाल मिलेगी, ढाल मिलेगी जो जो तीव्र होती है, ठीक है, महाद्वीपी ढाल मिलेगी। फिर महाद्वीपी उभार मिलेगा, हल्का सा उभरा हुआ भाग है। फिर आपका जो है महासागरीय नीतल मिलेगा। तो महासागरीय उभार, ये महासागरीय उभार जो है, उभार और महासागरीय नीतल, ठीक, और ये महासागरीय ढाल। तो महासागरीय नीतल को, ये महासागरीय ढाल है, ये ढाल, महासागरीय ढाल को महासागरीय नीतल से कौन मिला रहा है, महासागरीय उभार मिला रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर महासागरीय नीतल के आगे आप जाओगे तो जैसे आपको पर्वत स्थल स्वरूप पर मतलब महाद्वीपों पर आपकी स्थिति पर्वत पठार की दिखेगी, वैसे आपको समुद्र नीतल में भी, समुद्र में भी आपको उच्च अवच की स्थिति मिलेगी। जैसे तनावमूलक बल के कारण अगल बगल के भाग उसी स्थिति में है और बीच वाला भाग क्या हो गया, धंस गया, तो उसको हम भ्रंश घाटी कहेंगे, ठीक, भ्रंश घाटी। और ये महासागरीय कटक हो गए। ये चीज मैंने फिर से समझा दी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये मैंने पठार बता दिया था, तो आप इसको जो है पठार के एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इनसे क्वेश्चन भी बनने की संभावना है। क्वेश्चन भविष्य में, अभी तक तो ऐसा नहीं बना, लेकिन आप देख सकते हो मुख्य परीक्षा में कभी पर्वत के लाभ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे वैसे तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है, तो इसको आप तो एग्जाम्पल के तौर पर रखना ही है आपको। फिर आपका शिलांग का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है जो ठीक ठाक है, तो ये दक्कन का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार। इतना ज़्यादा नहीं याद करना, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप मेंस की उत्तर लिखेंगे तो वहाँ उदाहरण दे सकते हैं। बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार है ना, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है, ठीक है, ये उदाहरण आपको मिल गए। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई माध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर के बीच में। ये भी आपको खनन क्षेत्र पठारी भागों में ही क्यों होते हैं, तो आप देखते हो कि खनन पठारी भागों में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कोयला, लोहा, मैग्नीज की बहुतायत होती है, तो ये पठारों में ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं, इसलिए उनका खनन किया जाता है। तो आप देखते हो कि भारत में भी एक उदाहरण दे सकते हो, भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अच्छा, ये सब चीजें जहाँ पर स्थापित होंगी उनके बगल में इनकी फैक्ट्रियां भी स्थापित होंगी। तो जब आप उद्योग पढ़ रहे होगे इसमें भूगोल में, तो आप उनको देखिएगा तो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, फलानी जगह पाया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा उद्योग स्थापित होगा, मैग्नीज से संबंधित होगा। आयरन इंडस्ट्री कहाँ पर होगी, जहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, दूर भी होता है। फिर यहीं पर माल ह्रास उद्योग के बारे में पढ़ोगे तो ये सब चीजें ऐसी पढ़ाई में मिलेंगी। कोयला उद्योग जैसे नागपुर के आसपास, तुम्हारा छोटा नागपुर के आसपास, झारखंड के आसपास वाले क्षेत्रों में कोयला और इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब चीजें जब उद्योग आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, सिलेबस का पार्ट भी है, तो इससे चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, यहाँ पर समय अभाव ज़्यादा ना हो इसलिए मैं जल्दी बताने। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात बहुत देखे जा सकते हैं, जैसे हुंड्रू जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ठीक है। पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, आपको पता ही होगा। ये जलप्रपात देखिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, लंबा ना हो जाए वीडियो। फिर मैदान भी हमने बता ही दिया था, सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, 200 मीटर तक ही होते हैं, आपको पता ही होगा। फिर हम आपको विश्व के ज्यादातर आबादी इलाकों में ही क्यों बसती है, तो एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान सबसे प्रमुख मैदान है, और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान। तो सीधी सी बात है, देखो जहाँ पर
क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो मैदानी भाग होता है जब, जहाँ पर आसानी से जो है खेती करना आसान होता है, घर बनाने मकान बनाने आसान होता है, फैक्ट्री स्थापित करने में आसानी होती है, तो वहीं पर आबादी भी, सीधी सी बात है कि वहीं पर आबादी बसेगी जहाँ पर संसाधन उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अब वही पहाड़ों पर क्यों कम होती है, क्योंकि पहाड़ों पर उस तरह से आप खेती नहीं कर सकते जिस तरह से मैदानी भागों में कर पाओगे। ठीक है, पहाड़ों पर फैक्ट्री स्थापित नहीं हो सकती, पहाड़ों पर आवागमन के रेलवे वगैरह ट्रैक स्थापित उसकी उतनी आसानी से नहीं किए जा सकते, बहुत ही दुर्लभ स्थिति में होते हैं। तो इसलिए जो है आप जो है मैदानी भागों में जनसंख्या की बहुतायत देखने को मिलती है। इसलिए आपको गंगा के वहाँ पर पानी भी उपलब्ध है ना, संसाधन सारे उपलब्ध हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। ये कहीं पर भी आपको देखना। स्थल स्वरूप एवं लोग, अब सीधी सी बात है, जहाँ पर स्थल होगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर लोग भी उपस्थित होंगे। तो उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये आपको पता होना चाहिए कि हमको सतत विकास करना है, ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, सतत विकास, कि आप इतना विकास ना कर लें कि जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई भी संसाधन उपलब्ध न हो। और जैसे पानी के इतना ज़्यादा दोहन न कर लें कि आने वाली पीढ़ी पानी के उपयोग से ही वंचित हो जाए, तो उनका जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें जो भी चीज़ें करनी वो बहुत ही सीमित दायरे में करनी, जिससे मतलब सतत करनी, कुल मिला के उतना करो कि जिससे आने वाली पीढ़ी में को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, वो भी अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, प्रदूषण भी ऐसा ना फैलाए कि जो है, प्रदूषण क्या होता है, अवांछनीय परिवर्तन। जब आप अवांछनीय मतलब न चाहते हुए गलत तरीके से, आप मान लो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, आपने जो है उसको मिट्टी में डाल दिया, तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने पानी भी डाल दिया, तो जो जलीय जीव हैं उनके पास पर संकट आ जाएगा। इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेंस का कोई भी उत्तर लिखेंगे, तो इन चार चीज़ें जब ध्यान में रखोगे तो आराम से आपका मेंस का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा मेंस में ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। लगभग आपका 40%, 30 से 40% ही नॉलेज है, तो आप मेंस का उत्तर लिख के चले आएंगे। ठीक है, पीटी में थोड़ी सी ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि उसमें फैक्ट वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरह से मैं मेंस के प्री के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इनको हल करिएगा। मैं इन पर चर्चा करूँगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत लंबे वीडियोज़ हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप इन पर मैं इनको पढ़ देता हूँ, आप स्वयं से जा करके इस पर काम करिएगा। ठीक है, ये नामचा वर्मा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय, इनको मिलाइएगा, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। नौकरेक सिक्किम हिमालय, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, भौगोलिक लक्षण और प्रदेश, कहाँ पर, एब्सिनी पठार अरब में बता रहा है, एटलस उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, गोयाना उच्चभूमि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ओकोबांगो रोनी पेट्रोगोनिया। इनको मिलाइएगा, जो उचित हो उसके बारे में सही आंसर देने का प्रयास करिए। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। तो इसी तरह से ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नों पर आप डरिए मत कि प्रश्न क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और इस पर चर्चा मैं PYQ सीरीज जब मैं ला ही रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने 2 PYQ क्वालिटी संबंधित कराए थे। PYQ सारे मैंने फंडामेंटल राइट के पूरे करा दिए, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर ऐसे ही मैंने उद्देशिका के भी करा दिए हैं, PML के। ठीक है, तो उनको इसी तरह से मैं सभी सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट प्री में है और मेंस में, उन सब के PYQs पूर्ण कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उस पर मैं ये सब PYQ की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो वो सीरीज हमारी अलग चल रही थी, यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जब छोटा वीडियो होता है तो चर्चा करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से जो है मेंस के भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, तो आप उसको भी देखिए। ये देखिए मेंस के क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, क्या कह रहा है, पढ़ देता हूँ मैं एक बार। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सावधान वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको विश्व में जो भी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण जो हो रहा है, संरेखण हो रहा है, उसका संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर, वहाँ के स्थानीय मौसम पर उनका प्रभाव। जैसे हिमालय है, हिमालय यहाँ पर अगर अवस्थित है तो मौसम बहुत सारी, अब यहाँ पर जो मान लो भारत का ये क्षेत्र, तो यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं, मानसून जब आता है तो ये क्या होता है, ऐसे प्रवेश करते हुए, ऐसे बंगाली खाड़ी से होते हुए इसे टकराता है और इसके पीछे वाले क्षेत्रों पर नहीं पहुंच पाता, इसी वाले क्षेत्रों पर बारिश करा देता है। और चीन वाले क्षेत्रों और उत्तरी ध्रुवों वाले क्षेत्रों से जो हवाएं ठंडी होती हैं, उनका भी प्रभाव हिमालय रोक लेता है, तो भारत पर इतनी ठंड नहीं पड़ती।
तो इस ऐसे ही उदाहरण देखने हैं कि जैसे आप रॉकी पर्वत के बारे में देखोगे, एंडीज पर्वत के बारे में देखोगे, तो ऐसे ही कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्रभाव पड़े, तो उनके एक दो उदाहरण लिख करके पूरे प्रश्न को आप लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप इसको भी देख लीजिएगा। इसी तरह से मैंने दूसरा प्रश्न लगाया जो 2014 में पूछा गया है। क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन तंत्र महाद्वीपों के सीमांत के साथ साथ अवस्थित है? देखिए फोल्डेड माउंटेन क्या होता है कि जैसे कि ये मान लो चट्टान है, ठीक है, एक ये चट्टान है, ये मान लो ये चट्टान है, ठीक। अब ये क्या है, ये महाद्वीपीय चट्टान है। अभी आगे मैं सब चीजें बताऊंगा जब आगे अगली कक्षाओं में, ये क्योंकि 6 क्लास की इसमें इतना ज्यादा मैटर है नहीं जितना मैटर मैंने फिर भी बहुत सारा मैटर इसमें बता दिया। ये आपकी महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट क्या होती है, थोड़ी सी वजनी होती, वजन होता है उस पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जैसे कि इसमें सिलिका की मात्रा होती है, तो सिलिका महाद्वीपीय प्लेट में, और यहाँ पर आयरन, जिंक, निकिल वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये वजन होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है। यहाँ पर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसमें हल्की होती है। तो वजनी प्लेट क्या होगी, इसको जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी संपीड़न बल के कारण, तो ये वजन वाली प्लेट क्या होगी, धस करके नीचे चली जाएगी। जब नीचे जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये भाग इसको दबाएगी भी थोड़ा सा, तो ये भाग ऐसे उठता चला जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो जैसे अमेरिका वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये तो यहाँ पर आपको ये घटनाएं देखने को मिलेंगी। जैसे दक्षिण अमेरिका का भी भाग देखोगे, वहाँ पर भी आपको ये घटनाएं दक्षिण पश्चिमी एरिया में, प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र, ये प्रशांत, मान लो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में आपको ये घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो वही कह रहा है, क्या कारण है कि संसार का वलित या फोल्डेड माउंटेन तंत्र महाद्वीपों के सीमांत, ये देखो महाद्वीप है ना, इनके सीमांत में ही साथ साथ अवस्थित है। वलित पर्वत के वैश्विक वितरण, भूकंपों, ज्वालामुखी, अब यहाँ पर जैसे ये प्लेट अंदर गई तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्लेट बहुत तीव्र गति से अंदर गई, यहाँ पर मैग्मा बन रहा है तो यहाँ पर पिघल गई है, जैसे पिघली तो यहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। ज्वालामुखी जैसे ही इसको फाड़ेगा और चट्टान हिलेंगी तो क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो भूकंप मतलब भूकंप की उत्पत्ति होगी, तो यहाँ पर भूकंप का भी आपको बताना है कि जहाँ पर ऐसी घटना होगी वहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी तो स्वाभाविक सी बात होगा ही होगा। तो सहचर को उजागर कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इनके सबको फोल्डेड माउंटेन के बारे में बता दो, फिर भूकंप और ज्वालामुखी के बीच क्रिया बता दीजिए कि जब ये क्रिया होंगी तो भूकंप और ज्वालामुखी की भी क्रिया होगी। तो इस तरह से पूरा उत्तर लिखा जा सकता है। मैं उत्तर भी लिखा दूंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि समय अभाव कारण प्लीज, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है और उत्तर में कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत आएगी तो मैं खुद बताऊंगा और आगे चलकर PYQ पढ़ाऊंगा तो उसमें उत्तर भी लिखवाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये मैंने जो है इंडिया का भी चित्र लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। माउंटेन ये है। मेरा दिमाग के लिए चल रहा है कि वीडियो लंबा बहुत हो रहा है, 17 मिनट, 1 घंटे 17 मिनट का वीडियो हो गया। मैं सोच रहा था कि इसको 45-50 मिनट में कंप्लीट करा दूँ। तो ये हिमालय देखते हैं, ठीक है, विंध्य रेंज देखिए, सतपुड़ा, अरावली ये देखिए, ठीक है। फिर आपका ये वेस्ट घाट है ना, ईस्टर्न घाट, ये सब चीज़ें आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर इसका वितरण आप देखोगे तो ऐसे वितरण है इससे, ठीक है, किस किस क्षेत्र में, तो ये सब चीज़ें आप देखिए। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अपने आप से प्रयास करिए और जहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।